मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yesterday we were doing the parts of computer. तो भी कंप्यूटर में हम एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑल द डिवाइसेस वी आर एडिंग टू आवर कंप्यूटर, कनेक्टिंग विद आवर कंप्यूटर, which is called peripheral devices. जो भी है कंप्यूटर में जो मेन कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के अलावा जितनी भी डिवाइसेस हम अटैच करते हैं सबको पेरिफेरल बोलते हैं. I told you there is computer is having basic process, taking input, process the data and giving output. And we have discussed about the CPU part. CPU is the brain of the computer, central processing unit. And inside the CPU, there are mainly three parts: control unit, arithmetic and logic unit, and memory unit, जो हमने कल discuss किया था. Control unit, I told you, it is like a manager or receptionist of a company or hotel. कि आप कोई भी होटल या बड़ी कंपनी में एंटर करते हो तो आपको रिसेप्शनिस्ट मिलता है सबसे पहले या मैनेजर मिलता है. वहां पे जाके वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या पर्पस है यहाँ आने का, आपको होटल में रूम चाहिए या रेस्टोरेंट में जाना है या किसी से मिलना है. ऐसे ही हम जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा देते हैं कीबोर्ड और माउस से एंटर प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं माउस से, तो सीधा कंट्रोल यूनिट में जाता है. वहां से वो पता लगाता है कि यूजर क्या चाहता है. यूजर कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहा है तो वो ओपन करके देगा, सेव करना चाह रहा है तो वो स्टोरेज में सेंड करेगा इंस्ट्रक्शन, प्रिंट लेना चाहता है तो प्रिंटर पे इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा. तो वॉट एवर काइंड ऑफ इनपुट वी हैव गिवन, इट विल डायरेक्टली गो टू द कंट्रोल यूनिट. और अगर कोई भी हमारे इनपुट में अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज में लिए गए हैं, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारी जो है अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो सीधा अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में सेंड करेगा, क्योंकि ऑल द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विल बी डन इन द ALU. तो ALU लाइक अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी. जैसे एक कंपनी में अकाउंटेंट रखा हुआ होता है सारे कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के CPU में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है जहाँ सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं. और कैलकुलेशन भी बॉडमास रूल के हिसाब से किया जाता है कि पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो कोई बड़ा इक्वेशन होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम. पहले पैरेंथेसिस सॉल्व किया तो वो जो बीच बीच के रिजल्ट होते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट, वो मेमोरी यूनिट में सेव होते हैं. जैसे कि कोई शॉप पे जब हम जाते हैं परचेजिंग करने, जैसे कपड़ों की शॉप पे गए तो वहाँ पे बहुत सारे कप क्लोथ जो है डिस्प्ले किए हुए होते हैं डमी के ऊपर या दुकान में रखे हुए होते हैं. उसके अलावा उनके अंदर एक स्टोर बना होता है जहाँ पे कि बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं. तो जैसे ही दुकान में आगे सामान खत्म होता है वो स्टोर से नया सामान ले आते हैं. तो उसी तरह से मेमोरी यूनिट एक तरह से स्टोरेज हाउस है हमारे कंप्यूटर में, कि जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है पैरेंथेसिस को सॉल्व करके उसका डेटा मेमोरी यूनिट में डाल दिया, फिर जब बाकी की इक्वेशन सॉल्व हुई तो उसको वापस निकाल के ऐड कर दिया. तो इस तरह से बीच बीच का डेटा मेमोरी यूनिट में सेव होता है. सो कंट्रोल यूनिट लाइक मैनेजर, अरिथमेटिक लाइक अकाउंटेंट एंड मेमोरी लाइक स्टोरेज, स्टोर रूम. तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाएंगे, फिर वो आगे पास ऑन होंगे. अगर कैलकुलेशन है तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जाएंगे और बीच बीच के रिजल्ट जो है वो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाएंगे. So this is the main processing of the CPU. So I think it is clear to you. यस मैम. Now input devices I told you mainly generally हमारे कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड तो होता ही है, क्योंकि कोई भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन देना है या कोई भी एंटर की प्रेस करते हैं हम तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं. उसके अलावा माउस का यूज में हम लेते हैं कोई भी ऐसे आइकन ओपन करना है, सेलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक करेंगे, ओपन करना है डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करना है ड्रैग करेंगे. तो कीबोर्ड और माउस तो मेन इनपुट डिवाइस है ही. इसके अलावा माइक्रोफोन हमारे पास होता है साउंड को इनपुट करने के लिए. जो भी बाहर से कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस. तो
If you want to record your voice, you have to use microphone. जैसे अभी आप जो बोल रहे हैं, तो वो आपके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होके मेरे तक पहुंच रहा है। जो मैं बोल रही हूँ मेरे माइक्रोफोन से बोल रही हूँ, तो मेरा साउंड कंप्यूटर के अंदर जाए उसके लिए मुझे माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग आवर साउंड। और अगर आपको मैं कैमरा ऑन करने के लिए कहती हूँ तो आपका वेब कैमरा होता है। अगर आप मोबाइल और लैपटॉप यूज में ले रहे हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट वेब कैमरा होता है लैपटॉप और मोबाइल्स में, जिससे कि आपका वीडियो मुझे दिखाई देगा, आपका वीडियो इनपुट जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो वेब कैमरा इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस टू record your video, and microphone is also an input device to record your voice. उसके अलावा स्कैनर आपने सुना होगा, स्कैनर बहुत पॉपुलर है। जो भी आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट है आपके पास और आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि आपका लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप उसको स्कैनर में रखें, स्कैनर को कंप्यूटर से अटैच करें, उसको स्कैनर में रख के आप जब ऑन करते हैं स्कैनर को तो एक लाइट पास होती है, उस लाइट से वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा और कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो whatever physical document you are having in your hand, it will be converted into digital document. जैसे वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है वो क्या बन जाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट। So you can convert your any document or photograph into the digital document using scanner. तो स्कैनर से भी बाहर से डॉक्यूमेंट अंदर चला जाता है कंप्यूटर के, तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो जनरली हम इन इनपुट डिवाइसेस को यूज में लेते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड स्कैनर। जैसे कि आपको स्कूल से एक फॉर्म लेके आए, आपको फॉर्म सबमिट कराना है स्कूल में, यू हैव टेकन द फॉर्म, फॉर एग्जांपल योर ब्रदर और सिस्टर want to take admission in nursery or KG, so you have taken that form from the school, you have filled the form, but you are not able to go school because of the lockdown. So you can fill the form and then scan it through the scanner, then the form will be saved in the computer, and by the email you can send to the school. So physical document you can convert into digital, and digital document can be forwarded through email to anywhere. So scanner is also an input device to scan your any data, documents or photograph, and it will be converted into digital documents. So I think these all input devices are clear to you. Output devices, I told Yes, you, ma'am. whatever processed data display on the monitor. आप डेटा कंप्यूटर का कहाँ देखते हो, स्क्रीन पे, तो कंप्यूटर मॉनिटर मीन्स स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज output device. Mainly we are using the screen of the computer. Computer monitor is an output device, and जो भी स्क्रीन पे हमें डेटा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। एंड इफ यू वांट टू टेक द डेटा ऑन द पेपर, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पेपर पे चाहिए, तो आप किसके थ्रू प्रिंट आउट लेंगे, विच डिवाइस, Printer. Printer. Printer is also an output device, sorry, by which we can take print out on the paper. तो पेपर पे जो प्रिंट आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, और जो Hard कंप्यूटर में copy. दिखता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी आप प्रिंटर से ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो मेनली ये दो आउटपुट डिवाइस तो हम यूज में लेते हैं। उसके अलावा आप जो साउंड को सुनने के लिए, दूसरों की साउंड को सुनने के लिए आपको स्पीकर की जरूरत होती है। जैसे अभी जो मैं लेक्चर दे रही हूँ आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल लैपटॉप में स्पीकर है। मोबाइल फोन और लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन होता ही है जनरली, और अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज में लेते हैं उसमें नहीं है तो आप एक्सटर्नली आपको अटैच करवाना पड़ता है, या हेडफोन यूज में ले सकते हो। तो स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस फॉर द साउंड आउटपुट। आप जो भी सॉन्ग सुनते हैं मोबाइल लैपटॉप पे या मूवीज देखते हैं तो उसकी जो साउंड आपको कैसे सुनाई देती है, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर इज द जनरली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर के अलावा कौन सी डिवाइस हम ज्यादा यूज में लेते हैं, स्पीकर। तो ये मेनली ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं।
यहाँ पे कुछ कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस को दिखाया गया, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, कीबोर्ड का क्या यूज है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लेटर्स और सिंबल और जो नंबर कीज होती है इसके ऊपर, माउस जो है उसका लेफ्ट राइट क्लिक से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, माइक्रोफोन से हम अपना साउंड रिकॉर्ड करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोजेक्टर मैंने कल व्हाइट बोर्ड बताया था, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है जो स्मार्ट क्लासेस में, उस व्हाइट बोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और कंप्यूटर की जो ऑडियो वीडियो जो भी हमारा डिस्प्ले व्हाइट बोर्ड पे होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू। ये मैंने कल बताया था प्रोजेक्टर। तो कंप्यूटर का डेटा बाहर दिखाई देता है बोर्ड पे, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिससे हमसे डेटा विजिबल होता है। सॉफ्ट कॉपी, स्पीकर से हमें साउंड का आउटपुट सुनाई देता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है जहाँ से हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑन द पेपर। So these are the generally used peripheral devices, commonly used हम ये करते हैं। इसके अलावा कुछ और डिवाइस होती है जिसको कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं लेकिन ये भी बहुत यूजफुल है। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जब जाते हैं नेशनल हैंडलूम या बड़े बड़े शोरूम में, तो जब बिलिंग करवाने जाते हैं तो बिलिंग काउंटर पे जो पर्सन होता है उसको इतने बड़े शोरूम के हर प्रोडक्ट की रेट तो पता नहीं होती है, तो क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड बना होता है। तो ये जो बार कोड रीडर उनके हाथ में होता है, छोटे से डिवाइस आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो हर प्रोडक्ट पे लाइट, इसको प्रेस करते एक लाइट गिरती है प्रोडक्ट पे, देखा है बिलिंग कराते Yes, समय। ma'am. मैम। तो उनके हाथ में क्या होता है, बार कोड रीडर, तो वो उस प्रोडक्ट की जो बार कोड है उस पर लाइट गिरती है, जैसी लाइट एमिट होती है उस बार कोड रीडर को स्कैन करता है, रीडर जो है उस बार कोड को स्कैन करता है, तो उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होती है तो उस बिलिंग काउंटर के कंप्यूटर पे अपने आप उसकी प्राइस शो हो जाती है। जैसे ही वो बार कोड रीडर से बार कोड पे लाइट एमिट करता है उसकी प्राइस अपने आप कंप्यूटर मॉनिटर पे आ जाती है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर, जहाँ पे आप कोई जो बिलिंग सिस्टम में काम आता है शोरूम्स में बड़े बड़े, और नेशनल हैंडलूम या कोई भी बड़े हैंडलूम में जाओगे आप तो बिलिंग का बहुत सारे बिलिंग काउंटर होते हैं, वहाँ पे सबके हाथ में ये बारकोड रीडर होता है जो कि बारकोड को स्कैन करके उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है, तो फिर वो ऐड करके उसका बिल बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने अभी डिटेल में पढ़ी कि किस तरह से वो कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहलाता है, और हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो 3 मेन पार्ट है। कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा, प्रोसेसिंग यूनिट एएलयू पार्ट को ही बोला गया है, और मेमोरी यूनिट जो स्टोरेज करते हैं हम उसको बोला गया है, टेम्परेली बीच बीच में जो डेटा स्टोर किया जाता है। अब रैम एंड रोम क्या होता है, आपको आइडिया है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज रैम एंड रोम? रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा है ना, क्या है ये? मैम रैम तो मेमोरी वाले की होता है। मैम ये स्टोरेज कुछ भी डाटा का स्टोर करते हैं। RAM and ROM are the primary memory of a computer or a mobile. कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है, जैसे कि आप मोबाइल भी परचेज करने जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, इसकी रैम कितनी है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना वो मोबाइल फास्ट चलेगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होगी, क्योंकि मेनली हम जितने भी एप्लीकेशन होते हैं मोबाइल में वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में। मतलब जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो वो रैम से एक्सेस होते हैं। हमारे कंप्यूटर में भी जितने भी सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप या वेब ब्राउजर, जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके रखते हैं कंप्यूटर में वो सारे कहाँ से एक्सेस होते हैं, रैम से। तो अगर रैम कम होगा ना तो वो सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करोगे तो वो लोड करने में बहुत टाइम लेगा, और अगर रैम ज्यादा होगी तो एकदम क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। तो रैम पे डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा या मोबाइल कितना फास्ट चलेगा, और कितने स्टोरेज। मोबाइल में भी आप कई बार रैम कम होती है तो क्या, जितने पिक्चर्स आप फोटो भी रोज खींचते हो ना तो वो पूरे स्टोर नहीं हो पाते, वो बार बार आपको मैसेज देता है कि आपके पास मेमोरी नहीं है, देता है ना। Yes, ma'am. यू मस्ट हैव, आप जैसे भी कोई भी कंपनी का मोबाइल परचेज करने जाएंगे तो उसमें अलग अलग रेंज, एक ही कंपनी के मोबाइल में अलग अलग रेंज मिलेगी।
64 GB, 128 GB, तो आप जितनी ज़्यादा GB का लेंगे उतने आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए रैम का होना, जो कि मेनली सारा डेटा सेव होता है। तो कंप्यूटर में जब हम काम करते तो रैम एंड रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रैम जो है वो डेटा को टेम्परेली स्टोर रखता है। जैसे कि मुझे टाइपिंग करनी है, मैंने MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड ओपन करके मैंने टाइपिंग शुरू कर दी, लेकिन मैंने 1-2 पेज टाइप किए, लेकिन मैंने अभी तक सेव नहीं की है फाइल। तो टेम्परेली वो फाइल जो है वो कंप्यूटर के रैम में सेव हो रही है, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई और मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो वो फाइल मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमानेंटली सेव नहीं हुई थी। वो कंप्यूटर ऑन था तब तक ही सेव हो रही थी। तो रैम इज ए टेम्पररी मेमोरी। अगर मुझे डेटा को परमानेंट सेव करना है तो उसके लिए कंप्यूटर के CPU में मुझे हार्ड डिस्क लगानी होगी। हार्ड डिस्क में जब हम फाइल को सेव करके फाइल का नेम देते हैं तो वो कहाँ सेव होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। तो रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पररी स्टोरेज मेथड है रैम। कि सारे सॉफ्टवेयर तो वहीं से एक्सेस होते हैं, लेकिन आप कोई भी फाइल को परमानेंट सेव नहीं कर सकते रैम में। और रीड ओनली मेमोरी जो कि वो भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन उसमें वो हमारे कोई भी वर्क को सेव करने के लिए काम में नहीं आती। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो उस समय हमारा कंप्यूटर एकदम ब्लैक स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आते हैं, फिर ऑन होता है, ऐसा होता है ना। जो डेस्कटॉप आता है तब तक बीच में जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि मोबाइल में एंड्रॉइड, iOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिससे की वजह से पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। तो whenever we turn on the computer, first these operating system will be loaded. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए ना, वो रोम की चिप में होते हैं। एक छोटी सी चिप मदरबोर्ड पे लगी होती है, रोम चिप, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो परमानेंटली स्टोर होते हैं। जब भी हमारे कंप्यूटर को हम टर्न ऑन करते हैं, ये रोम चिप का इंस्ट्रक्शन काम आता है। तो ये तो परमानेंटली स्टोर है, लेकिन ये हमारा जो सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं वो यहाँ स्टोर नहीं होता है, वो रैम में होता है टेम्परेरी। और परमानेंट स्टोर करना है तो हमें हार्ड डिस्क चाहिए, या पेन ड्राइव, या CD, या DVD, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, जहाँ डेटा परमानेंट स्टोर होता है। तो RAM and ROM both are the primary memory, where RAM means random access memory, which store the data temporarily. Whenever light will go, data will be vanished. एंड रोम जो है उसमें डेटा परमानेंटली होता है, लेकिन वो कब रिक्वायर्ड होता है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तभी रिक्वायर्ड होता है। और कंप्यूटर में जो हमने वर्क किया है उसको परमानेंटली सेव करना है तो हमें हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या CD DVD की जरूरत पड़ती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, और रैम एंड रोम प्राइमरी स्टोरेज है। इसका डिफरेंस यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये रैम है। कंप्यूटर में आपको पता है मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, उसी मदरबोर्ड पे ये रोम की चिप होती है, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है। ये रैम की चिप होती है जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की। और फ्लैश मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड पे नहीं होती, आपको इंसर्ट करनी पड़ती है USB पोर्ट में। आपको सबको पता है कि पेन ड्राइव कैसे यूज में ली जाती है। तो इनमें डिफरेंस लिखा हुआ है। रैम क्या है? व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन योर कंप्यूटर यू यूज रैम। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई टास्क करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वो सारे कहाँ से एक्सेस होते हैं? रैम से। रोम जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। फ्लैश मेमोरी में हम डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। रैम जो होती है वो टेम्परेली स्टोर इंफॉर्मेशन को टेम्परेली स्टोर करता है। इन द रोम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। कंप्यूटर बंद भी कर दे तो भी रोम की चिप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन है वो रहेंगे, लेकिन रैम में इरेज हो जाएगा जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है। और फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव, इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, पेन ड्राइव में जो डेटा आपने सेव कर लिया वो सेव ही रहेगा। रैम में कंप्यूटर ऑफ होते ही डेटा वैनिश हो जाएगा इसमें। और रैम चिप के डेटा को कभी भी चेंज हो जाता है, वो जो सॉफ्टवेयर ओपन करोगे वही सॉफ्टवेयर ओपन होगा, लेकिन रोम में जो इंस्ट्रक्शन है ना
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक बार इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गए तो परमानेंटली रहेंगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और बहुत रेयर केस में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हाई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको चेंज किया जाता है, अदरवाइज चेंज नहीं किया जा सकता। और पेन ड्राइव के डेटा आप कभी भी लगा के यूज रिपोर्ट में पेन ड्राइव का डेटा ओपन करके चेंजेस करके आप रिस्टोर कर सकते हैं। So these RAM and ROM are the primary memory. Flash memory is the secondary memory. RAM is temporary storage. ROM is permanent but store the data of operating system. And flash memory हर तरह के डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। क्लियर? आई थिंक समझ में आया ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मैम फ्लैश मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क और ये भी आ सकते हैं? हाँ, फ्लैश मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे आ सकते हैं जिसमें भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना, वो मदरबोर्ड, आपने सबने सुना होगा कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में सारी सर्किटरी फिक्स होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, उसका एक सर्किट होता है अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। एक पतला सा बोर्ड होता है, उस पर रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसीज, रैम, रोम की चिप वगैरह सारी इंस्टॉल होती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, चाहे वो कंप्यूटर है, मोबाइल है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है सबके अंदर एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मदरबोर्ड पे। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। तो हमारे कंप्यूटर का भी अपना एक मदरबोर्ड होता है। जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हैं ना कंप्यूटर में, वो सारे जाके उस मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेन वर्किंग जो होती है वो मदरबोर्ड के थ्रू होती है। तो सारे कनेक्शन कहाँ होते हैं? कंप्यूटर की मदरबोर्ड पे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस सारी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड पे। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं। जो भी हम माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं या पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, तो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लैपटॉप यूज में लेते हैं तो लैपटॉप के लेफ्ट एंड राइट साइड में पोर्ट्स होते हैं। अगर आपने हेडफोन अटैच किया होगा तो उसका पोर्ट अलग है। अगर आपने पेन ड्राइव डाली होगी तो उसका पोर्ट अलग है। अगर आपने ब्लूटूथ वाला माउस डाला है तो उसके लिए पोर्ट अलग है ना, अलग अलग पोर्ट। अगर आप लैपटॉप यूज देते हैं यस मैम। और अगर आप डेस्कटॉप यूज देते हैं तो आपके सीपीयू के पीछे की तरफ बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। और सारी डिवाइसेस कनेक्ट कहाँ होती है? सीधा जाके मदरबोर्ड पे, क्योंकि मेन वर्किंग जो है वो मदरबोर्ड पे है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, नॉट ओनली कंप्यूटर एंड मोबाइल, माइक्रोवेव और जो भी डिवाइसेस होती है, सबका अपना एक मदरबोर्ड होता है। स्टोरेज डिवाइस अभी मैम, हमने, हाँ मैम मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। तुम्हारा डेटा खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो में अपलोड करूंगी ना, वो देख लेना बाद में। ओके मैम। स्टोरेज डिवाइस अभी हमने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ी, फ्लैश ड्राइव वाली, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको सीडी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, डीवीडी, इसमें भी परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर के सीपीयू में हमारा हार्ड डिस्क होता है या लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है जहाँ हम डेटा परमानेंट सेव करते हैं। कई बार जो होते हैं, कई लोग कंप्यूटर का एक्सेस यूज में लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की शॉप पे या डेटा एंट्री का काम करते, तो उनको इतना ज्यादा काम करते कि उनकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। तो अगर हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मार्केट में मिलती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है उसको आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क फुल होगी तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो आप देखते हैं, आप पूछते हैं आपका कैमरा कितने जीबी का है, या मोबाइल में कितने जीबी का स्पेस है, या लैपटॉप में कितने जीबी की रैम है। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है बिट। 0 या 1 को क्या बोलते हैं, या 0 या 1 को क्या बोला जाता है? एक बिट। और 8 बिट को मिलाते हैं, 8 बिट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक बाइट। और 1024 बाइट्स मिलके एक बनता है किलो बाइट। 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे तो एक बनेगा मेगा बाइट।
1024 मेगाबाइट मिलके गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट मिलके टेराबाइट। तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी हुई यहाँ पे? टेराबाइट। टेराबाइट। उससे छोटा गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर बाइट, और सबसे छोटी क्या होती है? बिट। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। तो जब भी हम जनरली हमारे मोबाइल फोन और जीबी में होते हैं, तो आप जितनी ज्यादा जीबी होती है उतनी ज्यादा अच्छा एक्सेस होता है उसका रैम और अच्छा कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल फास्ट वर्क करता है। ये पोर्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए थे कि जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जहाँ से ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ये यूएसबी पोर्ट है जहाँ पे आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं। या आजकल जो कीबोर्ड और माउस एक्सटर्नल अगर आप लगाएं तो आजकल यूएसबी पोर्ट में ही लग जाते हैं। पहले जो होता है वो यूएसबी पोर्ट पहले के डिवाइस में इस तरह से होता था, या होल्स वाला होता था, ऐसा राउंड होता था। पहले के जो कीबोर्ड और माउस आते थे वो यूएसबी पोर्ट वाले नहीं आते थे, इस तरह के आते थे। लेकिन आजकल यूएसबी पोर्ट में आप कीबोर्ड माउस भी इंसर्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कंप्यूटर मॉनिटर को आप सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का पोर्ट आता है, वीजीए पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट होता है, जो कि आपके मॉनिटर को कनेक्ट करता है सीपीयू से। अगर आप माइक्रोफोन या हेडफोन यूज में लेते हैं तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इस तरह से पतली पिन का एक होल होता है, जो आपके मोबाइल फोन में भी होता है, हेडफोन या ईयरफोन अटैच करने के लिए होता है ना। तो ये अलग अलग तरह Yes, के ma'am. पोर्ट्स अवेलेबल, जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से तो उससे रिलेटेड पोर्ट है। अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है और आपने लैंडलाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, अगर आपके घर में लैंडलाइन है उस और मॉडेम लगा है और आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, तो लैंडलाइन का वायर जो होता है वो इथरनेट पोर्ट में घुसता है। इथरनेट पोर्ट में इंसर्ट करेंगे आप कंप्यूटर के मॉनिटर में, इथरनेट पोर्ट होगी इस तरह की, या लैपटॉप में भी होती है। तो वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इस तरह का पोर्ट होता है। और अगर आप वाईफाई है तो कोई भी पोर्ट की जरूरत नहीं है। पावर प्लग होता है, जैसे मॉनिटर और सीपीयू को जब पावर प्लग से मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का पोर्ट होता है, पता ही है आपको। तो इस तरह से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करना हो, इंटरनेट कनेक्शन लेना हो, या पावर प्लग से कनेक्ट करना हो, या माउस कीबोर्ड पेन ड्राइव इंसर्ट करने के लिए आपके लैपटॉप के दोनों साइड में पोर्ट्स होती हैं, और कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे, आगे, और मॉनिटर के पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इन पोर्ट्स के थ्रू। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यहाँ नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि सीपीयू में मेन क्या प्रोसेसिंग होती है। मेन हमने ये 3 पढ़ी, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। पोर्ट्स जो है कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? एचडीएमआई पोर्ट अभी हमने पढ़ा, वीजीए होता है, यूएसबी होता है, इथरनेट होता है। इनपुट पोर्ट के अलावा सारे पोर्ट होते हैं। इफ यू आर अ टैलेंटेड कंटेस्टेंट, आपको सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है, आपको बोला गया अपना साउंड रिकॉर्ड करके भेजो, तो आप साउंड किसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे इनमें से? Microphone. माइक्रोफोन। पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्या क्या इन डिवाइसेस का क्या यूज है आपको लिखना है। माइक्रोफोन का क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए या साउंड कम्युनिकेशन रिकॉर्डर। करने के लिए। स्कैनर का क्या यूज है? जो Scan things. हाँ, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कैमरा पिक्चर क्लिक करके कंप्यूटर या मोबाइल में सेव Pictures. करता है। बारकोड रीडर बिलिंग सिस्टम में प्रोडक्ट की प्राइस रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है। प्रिंटर जो है वो प्रिंट आउट Print things. हार्ड कॉपी लेने के लिए। स्पीकर जो है वो साउंड आउटपुट के लिए। तो जो नेक्स्ट, आज तो मैं सिर्फ ये वाला पीडीएफ सेंड करूंगी, इसको आपको रीड करना है और ये क्वेश्चन के आंसर पढ़ने हैं जो असाइनमेंट दे रखे हैं। और इसके आंसर आप कल जो पीडीएफ सेंड करूंगी उसमें आप इसके आंसर टैली कर सकते हैं। देखो जैसा भी मैंने बता ही दिया है कि एमसीक्यूज के आंसर तो ये माइक्रोफोन इन सब के यूज लिख रखे हैं, जो उस पीडीएफ में भी लिख रखे हैं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट योर वर्क इन नोटबुक।
because Saturday you have to submit up to chapter 2, it should be completed. उसके आगे जो अगर किया है तो और अच्छी बात है, लेकिन चैप्टर 2 तक तो होना ही चाहिए नोटबुक में बात कंप्लीट। और इस चैप्टर 3 में जो भी असाइनमेंट पीडीएफ के नीचे दे रखा है वो सारा करना है। Okay. So next Yes, PDF ma'am. we will discuss in the next class. Okay, then good day all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Take care all of you.